जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने बनाया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये हमारे सामने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मौजूद है। अब इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर वो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपकी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। इनकम स्टेटमेंट आपको किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताती है, जबकि बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। बैलेंस शीट जो है आपको बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी के बारे में बताएगी। एसेट्स जितने भी कारोबार के वसाइल मौजूद हैं उनको शो करते हैं, और लायबिलिटीज़ किसी भी बिजनेस के कर्ज़ों को, लोन्स को, डेट्स को, यानी कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को शो करते हैं। इक्विटी ओनर के पैसों को शो करता है। तो ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताती है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो चलें अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चन दिया जाए वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको बनाने के लिए पहले दिया जाए और फिर उसमें से आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछी जाए, या आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो हमने यहाँ पे अवेलेबल था, एडजस्टिंग एंट्रीज दी हों, आप एडजस्टमेंट्स दी हों, आप उससे एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएं, देन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएं। ऐसा नहीं है। आपसे या तो वो सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज पूछेगा या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पूछेगा। और अगर इनकम स्टेटमेंट पूछेगा तो आपको या तो वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ दे देगा, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देगा और फिर साथ ही एडजस्टमेंट दी होगी, बट आपसे वो रिक्वायर नहीं करेगा। ना तो वो ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिक्वायर करेगा और ना ही आपसे एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर करेगा। वो आपसे जस्ट रिक्वायर करेगा कि आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के दिखाएं। उसमें ये होता है कि हम साथ साथ ही एडजस्टमेंट करते रहते हैं। जो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट करनी थी वो हम यहाँ पे साथ साथ वैल्यूज़ को लिखते हुए एडजस्ट करते जाते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए वीडियो बना के दे दूंगा। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके सामने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले नेट सेल्स, आप ये फॉर्मेट एक तो आपने पहले याद कर लेना है। ये एक जनरल फॉर्मेट है जो मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके अलावा ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आएंगी। नेट सेल्स की फिगर सबसे पहले लिखी है। हमारे बिजनेस का डायरेक्ट रेवेन्यू होता है, मेन जो हम काम करते हैं उसको, उससे जो रेवेन्यू आता है उसे नेट सेल्स से शो किया जाता है। आप देखें कि नेट का मतलब है कि अगर सेल्स आपने की थी और उसमें से आपने कुछ सेल्स रिटर्न आपके किसी कस्टमर ने कर दिया, आपने 1000 की चीज़ें सेल की और उसमें से 500 की उसने आपको वापस कर दी, तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू 1000 का नहीं है, 500 का। तो नेट फिगर को आप लेंगे, यानी कि सेल्स रिटर्न अगर हों तो आप उसे माइनस कर देंगे अगर हों तो। इसी तरह से परचेजेस को देखेंगे। परचेजेस में से परचेज रिटर्न अगर हो तो आप माइनस कर देंगे, यानी आपने जो चीज़ें खरीदी वो अगर 2000 की, जिसमें से 200 की चीज़ें अगर आपने रिटर्न कर दी तो आप नेट परचेजेस की फिगर को लेंगे जो कि 1800 है। तो वैल्यूज़ लिखते हैं जी। सबसे पहले आप यहाँ से देखें कि सेल्स की फिगर आप वहाँ लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन में सेल्स तो अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसके अंदर सेल्स अवेलेबल होती हैं, ये सर्विस बिजनेस है। तो लेकिन आपको कोई क्वेश्चन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यू शुड अज्यूम दैट ए सर्विस रेवेन्यू इज सेल्स, इसको सेल्स अज्यूम करें। तो 40,000 की सेल्स हैं, इसको हम यहाँ पे 40,000 की सेल्स लिख दी। देन हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस मैंने अज्यूम किया था, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है उसे नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर था ही नहीं तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। देन एट नेट परचेजेस, नेट परचेज से हमारा यहाँ पे ग्रोस परचेजेस है, क्योंकि रिटर्न की कोई फिगर नहीं है। तो आप यहाँ देखें ये परचेजेस की फिगर हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 15,000। तो ये परचेजेस की फिगर हम यहाँ पे आके लिखेंगे 15,000। ये एक्चुअली हमारे पास जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पार्ट को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड, ये जो हमने चीज़ें बेची हैं 40,000 की, उनकी कॉस्ट कितनी थी। सिर्फ इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों की कॉस्ट देख रहे होते हैं, जहाँ से ख़रीदा और उसको लाने तक उन चीज़ों पे बस जितना एक्सपेंस हुआ वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें जो आपके मार्केटिंग एक्सपेंस या रेंट के एक्सपेंस या सैलरीज वगैरह का खर्चा नहीं आता।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्योरली इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि जो चीज़ें बेचेगी उन वो आपको कितने की पड़ी, ठीक है। तो आपने जो परचेजेस की उसकी वैल्यू लिख दी। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुराद है कि जहाँ से आपने चीज़ें परचेज की और उसको अपने गोडाउन तक लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसकी मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। तो वेजेस उसमें से एक एक्सपेंस है जो कि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन में। वेजेस की फिगर आप देखें 9000 है, तो हम यहाँ पे आके वेजेस का एक्सपेंस लिख देंगे 9000, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट इस चीज़ के अंदर आपका जो वैल्यूज आ गई वो 15,000 और 900 है। आपने ऐड किया 24,000 आ गए, ये सारे ऐड हो रहे हैं। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके पास मौजूद है। एडजस्टमेंट के बाद आया था क्लोजिंग स्टॉक 5000 का। तो इसको आपने हर दफ़ा इसी तरह से आके यहाँ से माइनस कर देना है। तो आपके पास ये जो फिगर आएगी इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहेंगे। याद रखें ये हर दफ़ा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक ही फॉर्मेट है, इसको आपने याद कर लेना। ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब ये 40,000 में से आप 19,000 जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसको माइनस करेंगे जी। इसको हम माइनस करेंगे 40,000 माइनस 19,000 इज इक्वल टू दिस। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट है, दैट इज योर टोटल प्रॉफिट। वेन एवर यू सब्ट्रैक्ट योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम योर सेल्स द रिजल्टेंट आंसर इज योर ग्रोस प्रॉफिट। देन ये आपका टोटल प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट में से आप देखेंगे कि आपको कारोबार को चलाने के लिए ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने कौन कौन से आए। इसमें 4 तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें से जो अवेलेबल होंगे वो आप लिखते जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तमाम एक्सपेंसेस मुख्तलिफ नेम से हो सकते हैं। सेलिंग के सेल्स कमीशन फॉर एग्जांपल, सेल्स स्टाफ की सैलरीज, ठीक है। तो जितने भी अब एडमिन है तो अकाउंटेंट की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की सैलरी, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग रेंट, तो जितने भी इस तरह के एक्सपेंसेस होंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस अवेलेबल है। कैश एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, ऑफिस सप्लाईज भी एसेट हैं, इक्विपमेंट भी एसेट है। एसेट सारे बैलेंस शीट में जाते हैं। नोट पेबल लाइबिलिटी है, ये भी बैलेंस शीट में जाती है। अकाउंट पेबल भी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाती है। परचेजेस एक्सपेंस था हम लिख चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में। अनअर्न्ड रेवेन्यू ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। रेवेन्यू इनकम होता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू के नाम से ये रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस जो था ये लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। कॉमन स्टॉक आपका शेयर है, ओनर के पैसे को यानी कैपिटल को कॉमन स्टॉक भी कहते हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट आइटम है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस आगे 5000 के, इसको हम वहाँ लिख देंगे। सो मार्केटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे 5000 के जी। 5000 के मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ गए। देन आप अपना आके देखेंगे इसमें एडजस्टेड चार्ज में सर्विस रेवेन्यू हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं सेल्स के तौर पे। वेजेस हम कर चुके हैं। सैलरीज एक्सपेंस आ गया 17,000, ठीक है। सैलरीज आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का अंदर आती हैं, आप इसको उसके नाम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस आप लिखेंगे यहाँ पे आके, मैंने तो आपको हेड्स बताए हैं। उसके बाद आप देखिए सैलरीज के बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, एडजस्ट कर चुके हैं आप इसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। रेंट एक्सपेंस है 3500, तो रेंट का एक्सपेंस भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे हम इसको चले, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रेंट एक्सपेंस लिख देता हूँ। ये यहाँ पे 3500 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वहाँ पे हमारे पास कौन सा एक्सपेंस अवेलेबल है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जी, आपका ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है। 2500 का है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। मैं इसको भी इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट हमारे पास आ गया 2500 से है। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, हमने इसको लिख दिया।
नेक्स्ट आप देखें आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। ओके, देन आउटस्टैंडिंग के ऊपर कॉमन स्टॉक था, सॉरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपकी लायबिलिटी होती हैं, इसको हम छोड़ देंगे, ये बैलेंस शीट में आती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये बैलेंस शीट में आती है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, रेलिवेंट एसेट यानी कि इक्विपमेंट में से ये लेस हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल है, ये भी करंट एसेट है, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। रेंट पेड इन एडवांस करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। अब सारी की सारी आइटम्स जो इनकम स्टेटमेंट की थी उन्हें लिख चुके हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम देखते हैं, हम टोटल करेंगे अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पे इक्वल टू, अब मैं सम का फॉर्मूला नहीं लगाता, इसको ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ। इस चारों को मैंने ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से जब हम क्या करेंगे, हमारे पास 21,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से मज़ीद ये 28,000 के एक्सपेंसेस माइनस हो गए ऑपरेटिंग। 21,000 के प्रॉफिट में से 28,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए। इसका मतलब हमने अपने खर्चे बहुत बढ़ाए हुए हैं। ये हमारे पास, सॉरी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कट करके, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, एक्चुअली ऑपरेटिंग लॉस आ गया, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस भी हो जाता है बिजनेस के अंदर, बस वो नेगेटिव को शो करेगा। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट का कोई एक्सपेंस होता तो यहाँ लिख के माइनस कर देते, वो अलग से आता है, ठीक है। वो नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। लेकिन आपके पास अब जो डाटा हो ही नहीं, आप उसको स्टेटमेंट में मेंशन ना करें। ये तो मैंने एक परफॉर्मा बना के आपको दिया, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कॉस्ट नहीं होगी तो फिर हम नहीं लिखेंगे। तो यही आपका प्रॉफिट जो आंसर आता है, इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। ये प्रॉफिट तो नहीं है, खाली इधर आप लॉस लिख देंगे, लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये आपके पास, आप इसको ऐसे लिख दें 7,000, ओके। ये लॉस आ गया। एक्सेल में माइनस को ब्रैकेट से शो करते हैं, ओके। लेस टैक्स एक्सपेंसेस, अगर आपके पास टैक्स भी है तो आप कर देते हैं, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं उसने हमें बताया, और लॉस पे तो ऑब्वियसली टैक्स होता ही नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में भी नहीं था, लिहाजा हम इसको 0 कर देते हैं। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं, इस बार नेट लॉस आ गया, ठीक है। नॉर्मली आपको प्रॉफिट आया करेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस आ गया तो लॉस आ गया। हमारा काम सिर्फ एडजस्टमेंट्स ठीक करना है। सो हमारी इनकम स्टेटमेंट इस तरह से पूरी होगी, हमें पता चल गया कि इस बार नेट लॉस है। अब हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। अब 1 बाय 1 इधर से आप चीज़ें पकड़ के लिखते जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी देखें जाके, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया था परफॉर्मा, इसमें से बहुत सी चीज़ें नहीं भी होंगी, जैसे इसमें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, सिर्फ एक ही फिक्स एसेट था जो मुझे याद है, वो था इक्विपमेंट। तो 2500 का हमारे पास इक्विपमेंट है, हम इक्विपमेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हम प्लांट एंड मशीनरी की जगह पे इसका नाम इक्विपमेंट कर देते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट है हमारे पास, और उसकी वैल्यू, सॉरी मैं देखना भूल गया वहाँ से, इक्विपमेंट की वैल्यू देखिएगा, सॉरी ये नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। इक्विपमेंट 2500 क्या है हमारे पास, 25,000 होगा ओबियसली, 25,000 का इक्विपमेंट है। और यहाँ पे ये ना, आप इसको यहाँ पे मेंशन करें, ऐसे आकर मेंशन कीजिएगा। इनर वर्किंग शो करते हैं कि 25,000 का इक्विपमेंट था, उसमें से लेस हो गई आपके पास कितने की लेस हो गई। इक्विपमेंट के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखेंगे, मैंने बताया था कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, लेस हो जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2500, तो ये आप 2500 को यहाँ पे आके लिख देंगे और लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आप इसको क्रॉस करते हैं सारी वैल्यू, आप रिपोर्टिंग यहाँ पे ऐसे करें कि 25,000
-2500 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से लेस होगी। 25 में से 25 कॉन्ट्रा जितनी भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी जिस एसेट की होगी उसमें से मुतलका एसेट में से माइनस कर देंगे, बीइंग कॉन्ट्रा। अभी फर्नीचर फिक्चर वगैरह नहीं है, मैं इसको वैसे लिखा रहने दे रहा हूँ, हमारे पास आइटम्स तो नहीं है ये, तो इसको लिखा रहने देते हैं। अब मैं आपको वहीं से जो आइटम्स हैं वो दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे आनी है। अब कैश आपका करंट एसेट होता है जी, 55,000 से कैश करंट एसेट है। उसके नीचे अकाउंट रिसीवेबल लिखा था। कैश आपका देखें एसेट साइड पे करंट एसेट से है, कैश इन हैंड के नाम से 55,000, इसको आप लिखें यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखें अकाउंट रिसीवेबल आपके 20,000 के लिखे थे, वहाँ पे मुझे नज़र आ गए थे नीचे, हम देख लेते हैं। और इसके साथ ये भी करंट एसेट है जी, तो 20,000 के हमने ये भी लिख दिए। ऑफिस सप्लाईज आपकी 5,000 की हैं, ठीक है, ये भी आपका करंट एसेट होता है, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कैश एट बैंक आई थिंक होगा नहीं, तो मैं इसको चले वैसे ही लिख देता हूँ। पहले ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस का जो सामान वगैरह होता है स्टेशनरी वगैरह वो आपके पास 5,000 की पड़ी है, तो ये 5,000 से करंट एसेट होता है, ठीक है, इसको भी हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, ऑफ इक्विपमेंट हम लिख चुके। देन नोट्स पेएबल है हमारे पास 35,000 से, ये लाइबिलिटी होती है नोट पेएबल, पेएबल आपकी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है, इसको आप यहाँ पे आगे लिखें, ये 35,000 करंट लाइबिलिटीज में। नेक्स्ट आप जाके देखेंगे, इसके बाद आपके पास अकाउंट्स पेएबल है 4,000 के। अकाउंट पेएबल्स को आप यहाँ पे, ये भी लाइबिलिटीज़ में आते हैं, सॉरी यहाँ पे 4,000 आपने लिख दिए। ये बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी साइड होती है, ये लाइबिलिटीज़ में चीज़ें आ रही हैं, ये एसेट साइड होती है, पहले मैंने एसेट्स में लिखा। जो चीज़ जहाँ पे आएगी ये भी आपको एक दो क्वेश्चन में याद हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे एसेट होते हैं, राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होता है। अकाउंट पेएबल तक हमने लिखा, परचेजेस हो चुका। अनअर्न्ड रेवेन्यू भी आपकी लाइबिलिटी है 5,000 से, लाइबिलिटी साइड पर जाएं तो आप यहाँ पे अनअर्न्ड, फर्ज करें मैं इसी को अनअर्न्ड रेवेन्यू ये 5,000 से लिख दिया, क्योंकि मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ था तो कई चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं 5,000 से। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन स्टॉक है, यानी कि कैपिटल, वो आपका 86,000 से है कैपिटल, इसको ये कैपिटल सबसे ऊपर लिखा होता है लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल स्टॉक 86,000 ये लिख दिया आपने। नेक्स्ट आप आगे देखेंगे, कॉमन स्टॉक के बाद आपके पास मार्केटिंग एक्सपेंस एडजस्ट हो चुके हैं, सर्विस रेवेन्यू हो चुका है, वेजेस सैलरीज हो चुकी है। क्लोजिंग स्टॉक आपका करंट एसेट है 5,000 से। क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे लिखेंगे, कहीं पे भी हम जगह यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 5,000 से लिखें। ओके, इसके बाद आप देखें कि आपके पास रेंट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट ये जस्ट हो चुकी है। क्लोजिंग स्टॉक जी, क्लोजिंग स्टॉक तक हम आ चुके थे, ये 5,000 हो चुका है। अच्छा, मैंने 2 दफ़ा क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे ये देखें लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि ये क्लोजिंग स्टॉक की एक फिगर एक्स्ट्रा आ रही है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये जो फिगर थी ना, ये आपकी परचेजेस की फिगर के अंदर 5,000 यहाँ पे परचेजेस के अंदर था। आई सपोज इसको 20,000 करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे गलती से लिखी गई थी, तो अभी हम देखते हैं परचेजेस की वैल्यू ज़रा 20,000 कर दें। यहाँ पे शुरू में हमने परचेजेस को 15 लिखा है, अब इसे 20 कर दें, एक्चुअली क्विक वैल्यू गलत लिखी गई थी। ओके 20। लॉस आपका ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, बढ़ तो जाना चाहिए था, तो ये क्योंकि आपके पास 29,000 हो गया,
उसमें से आपने 5 माइनस किया तो ये 20, मैंने फॉर्मूला नहीं लगाए थे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा 16 में से आपने ये लेस किया। रुके हम इसको दोनों को, जी ये 12 है और इसके बाद इक्वल टू दिस प्लस दिस equal to this, sorry this plus this, ओके दिस इज डन। सो आपका लॉस 12,000 का है। सॉरी अभी हम आगे चलते हैं, हमारे पास जस्ट 1-2 आइटम्स रह गई हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम कर चुके। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 2000 से, लाइबिलिटी होती है बैलेंस शीट में आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा था मैंने, जनरल हम जो एक्सपेंस है वो लिख देते हैं 5000 से हैं। ओके इसको हमने लिख दिया यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारे पास, सॉरी 2000 थी, माय मिस्टेक जी, 2000 से हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज। इसको 2000 कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे चल के देखें, 1-2 चीज़ें रह गई हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका। सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल 5000 से एसेट है आपका, सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल तो नहीं है यहाँ पे हमारे पास, सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल है, ये भी एसेट होता है। सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल ये हमारे पास $5,000 से है। ये पता नहीं हमने अकाउंट रिसीवेबल कौन से लिखे थे जो कि थे ही नहीं, कि थे जी अकाउंट रिसीवेबल थे 20,000 पे, सॉरी माय मिस्टेक। हम उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो ये 20,000 के थे। ओके नेक्स्ट आप यहाँ पे आगे देखें कि आपके पास क्या चीज़ रह गई है। रेंट पेड इन एडवांस है 3500 का और आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं। रेंट पेड इन एडवांस आपका एसेट है 3500, तो रेंट पेड इन एडवांस, इसको प्रीपेड रेंट पे लिख सकते हैं, बेहतर वही है 3500। और उसके बाद आपके पास लास्ट चीज़ थी आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000 से, ये लायबिलिटी होती है, क्रेडिट पे लिखा आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे लिख देते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपको पता है कि ये जस्ट क्योंकि फॉर्मेट था परफॉर्मा, उसकी वजह से ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें, ठीक है। तो रीटेंड अर्निंग्स यहाँ पे देखें, ये रीटेंड अर्निंग्स में जो आपका बैलेंस होता है, आपका जो भी प्रॉफिट लॉस का बैलेंस होता है उसको लिख देते हैं, वो -12,000 था, वो यहाँ पे प्रॉफिट को आप यहाँ पे रीटेंड अर्निंग्स में मेंशन कर दिया करें। अब मैं सिंपली इसको क्या कर रहा हूँ, वैसे तो मैं सब टोटल्स करता हूँ, अब क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया और थोड़ा फॉर्मेट आगे पीछे टाइम लग जाएगा। जस्ट आप वैसे ऐसे कीजिएगा कि हर एक जो हेडिंग बनी हुई है उसका सब टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल करते हैं, सब टोटल इसका आ जाएगा इस पोर्शन का, ठीक है। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ का अगर होती तो इनका सब टोटल आ जाना था करंट लायबिलिटीज़ का, और एंड पे टोटल कर देते हैं इनके सब टोटल्स का। अब मैं एक बार ही इनका टोटल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम सम कर देंगे।
यहाँ से लेके जो भी इस कॉलम में चीज़ आती है नीचे तक उसको हमने टोटल कर दिया। अब दूसरी साइड का भी टोटल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। मुझे तो आज वैसे यकीन नहीं है कि इक्वल आएगा, क्योंकि कोई सम करेंगे। फर्स्ट लाइन काफ़ी अफरा तफरी में किया हमने काम, ओबियसली इक्वल नहीं आया, तो कोई ना कोई डिफरेंस है, वो मैं भी देख के आपको बताता हूँ, उसको एडजस्ट कर लेते हैं क्या इशू। जी स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दी थी 5000, ठीक है। याद रखिएगा, अभी मैंने देखा इसको, जब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना के आएंगे तब हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस नहीं किया करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें परचेजिस में वो बैलेंस पहले से एडजस्ट हो गया होता है। क्योंकि अगर आप देखें ये जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है जो हमने पास की है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे परचेजिस के अंदर, ये आप यहाँ पे देखिए परचेजिस में एडजस्ट हो गया होता है। तो अगर आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बना रहे हैं देन आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ पर आकर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस नहीं किया करेंगे, और अगर आप अनएडजस्टेड से बना रहे हैं तब आप वो माइनस किया करेंगे, ठीक है। बस वही एक डिफरेंस था। तो ये -17,000 का आपका लॉस आ जाएगा फिर, ठीक है। जस्ट मैंने वो उस वजह से वैल्यू हटा दी है। ये 40,000 है, ये 29 है, 40 में से 29 माइनस हुआ तो 11,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से 28 के ऑपरेटिंग माइनस हुए तो 17,000 का आपके पास नेट लॉस आ गया। वो नेट लॉस आप यहाँ पे रिपोर्ट कर दें। रिटेन अर्निंग में आता था यहाँ प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ आ जाया करेगा। जब आप उसको वैल्यू पुट करेंगे तो 116 और 116 आपकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये थी आपकी बैलेंस शीट भी बन गई, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, दैन इंशाल्लाह ताला हम 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मज़ीद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।